राजनीति का जो क्षेत्र है ये बड़ा ऐसा क्षेत्र है कि इसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता और इसी कारण उसका उपयोग होता है और उपयोग जब उसका खत्म हो जाता है तो बाहर फेंक दिया जाता है। हमने शुरू में राज्य गठन के समय तय कर लेना चाहिए था कि मूल निवासी कौन है और स्थायी निवासी का आधार क्या होगा। इस नियत से इस प्रदेश में आए हैं कि यहाँ के लोग बड़े भोले वाले हैं, इनको बड़ी आसानी से इनको वहाँ की जो संस्कृति है इसको अगर अच्छोड़ रखना है तो जो मूल निवासी है उसका बहुसंख्या में होना बहुत लाजमी है। जिस हिसाब से मैदानी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है और पहाड़ के लोग आ रहे हैं, अगर हमारे लोग मैदानी क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में इस प्रदेश का जो स्वरूप है, जो ये पर्वतीय राज्य स्वरूप है, ये बिल्कुल बदला जाएगा। हल्द्वानी का ग्रेजुएट और दिल्ली का ग्रेजुएट, इनको आप एक टेबल में बैठा के इनको अगर आप आकेंगे तो आपको धरती आसमान का फर्क लगेगा। तो हमने उनके दिमाग को खोलने के बजाय और बंद कर दिया। अब अतिक्रमण करके बसें तो वो राज्य के लिए, राज्य की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो देर सवेर तो बस्तियाँ टूटी हैं। नमस्कार, मैं संजीव पंत, जोखिम न्यूज़ नेटवर्क से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष शो पहाड़नामा में। हमारे साथ आज हैं हल्द्वानी MBPG कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजय बिष्ट जी। आप सन 86 में जो है छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और एक सौम्य छात्र नेता, जुझारू छात्र नेता के रूप में आपकी पहचान है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आपने एक सक्रिय भूमिका निभाई है। पहाड़नामा के इस सत्र में विजय जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने क्या खोया, क्या पाया, और जो हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड था, उस उत्तराखंड को पाने में हम किस हद तक सफल हुए या अगर असफल हुए तो उसके क्या कारण रहे। इस बारे में आप अपने विचार अगर रखेंगे तो दर्शकों को। पंजी, उत्तराखंड राज्य की मांग बहुत वर्षों से लोगों के मन में उद्वेलित करती रही, लेकिन अवसर तब आया जब लोग बुरी तरह उत्तर प्रदेश के शासन से परेशान हुए और आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चला और फिर वो उत्तरोत्तर उत्तराखंड राज्य की मांग पर पहुंच गया। बहुत संघर्ष करा लोगों ने और मैं तो कहता हूं कि यहाँ का प्रत्येक निवासी आंदोलनकारी बना। माताओं ने, बहनों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, छात्राओं ने, छात्रों ने बहुत संघर्ष करा और ऐतिहासिक संघर्ष रहा और परिणाम स्वरूप ये राज्य का गठन हुआ। थोड़ा मैं सोचता हूँ कि राज्य के गठन के समय हम भी और हमारे नेता लोग भी इससे ही अपना गोल बनाया कि राज्य किसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश से अलग हो जाएं और हमारे अपना ढांचा हो जाए। लेकिन उसके बाद राज्य का क्या होगा, किस दिशा में हमें जाना है, क्या उसका ब्लूप्रिंट है, मेरे को लगता है उसका अभाव थोड़ा रहा। और उसके कारण ये रहा कि मेरे को व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हम अभी तक ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारी ठीक दिशा क्या होनी चाहिए। बहुत संभावना है उत्तराखंड के विकास में, बहुत संभावना है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जिन पहाड़ की कठिन परिस्थितियों को लोग झेल कर उत्तराखंड आंदोलन में कूदे, वो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदली नहीं हैं। ये ज़रूर है कि पिछले 10-12 साल के वक्त पर सड़कें बहुत उत्तराखंड में बनी हैं, लेकिन उसके साथ जो और चीज़ें होनी चाहिए, जैसे अस्पताल हैं, तो जितने अस्पताल की आवश्यकता है और वहाँ तक डॉक्टर की पहुँच या स्कूलों में अध्यापक हों, इसमें हम बहुत ज़्यादा अभी सफल नहीं हो पाए हैं। उसका एक कारण ये भी है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे बाकी जो हिमालयी राज्य हैं उसमें उत्तराखंड ही मेरे को ऐसा लगता है जिसमें मैदानी इलाका भी है।
तो प्रत्येक डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी अध्यापक ये चाहता है जिन किन प्रकार मेरी पोस्टिंग मैदानी क्षेत्र में हो जाए। तो इसका बड़ा खामियाजा पूरे पहाड़ को भोगना पड़ रहा है और उसने कोई ना कोई इसका रास्ता अभी मेरे को नहीं लगता कि किसी को कुछ सूझ रहा है। जी, जैसा कि आप उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहे हैं जी और इस तथ्य को भी कहा जा सकता है कि कुमाऊं का जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन उत्तराखंड 94 का शुरू हुआ था, उसमें MBPG महाविद्यालय की समस्त छात्र नेता को एकत्र करने में एक बड़ी भूमिका रही। आप भी उसमें थे। पूरे पहाड़ के कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए छात्र संपर्क में थे एक दूसरे के। हल्द्वानी उसका एक गढ़ था। लेकिन उस सब के बावजूद जब राज्य हमारा अस्तित्व में आया तो उन तमाम छात्र नेताओं की भूमिका नगण्य हो गए, वो खो गए। आज अगर आप पिछले 25 वर्षों का इतिहास देखें तो इन 25 वर्षों में उस दौर के छात्र नेताओं की संख्या जो कि किसी जिम्मेदार पद तक पहुंचे हैं लगभग ना के बराबर है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, जैसा मैंने बताया कि जैसे उत्तराखंड राज्य का जो संघर्ष रहा उसमें 90% लोगों की थी कि किसी तरीके से राज्य बन जाए। बाकी मेरे को उस समय के छात्र नेताओं में, क्योंकि हल्द्वानी एक केंद्र बिंदु रहा, सबसे बड़ा डिग्री कॉलेज होने के कारण पूरा नेतृत्व तो यहीं के लोगों ने इस आंदोलन का छात्रों के मामले में करा। लेकिन किसी के मन में ये भावना नहीं थी कि राज्य बनेगा तो हम विधायक बन जाएंगे या मंत्री बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। और उस कारण वो पिछड़ गए, क्योंकि राजनीतिक उनमें, जिसको कहना चाहिए, राजनीतिक सोच, महत्वाकांक्षा नहीं थी। बस एक ही वो था कि किसी तरह से राज्य बने, किसी तरह से हम यूपी का जो हिसाब किताब है उससे अलग होकर हम अपने हिसाब से राज्य को चलाएं। लेकिन फिर कैसे चलना है, क्या चलना है, इस बारे में ना हमारे पास कोई सोच थी। बस उस समय भावना इतनी प्रबल थी कि किसी तरीके से इस राज्य का गठन हो जाए। राज्य का गठन भी हुआ, लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि आने वाले भविष्य में हमारे पास क्या योजनाएं हैं, हम उस हिसाब से इस राज्य को नहीं चला पाए। इसकी वजह क्या रही होगी कि हम कोई भी एक बड़ा नेता, कोई भी बड़ा मंत्री, कोई भी एक मुख्यमंत्री उन छात्र नेताओं के बीच से नहीं दे पाए? क्या जनता ने छात्र नेताओं को अस्वीकार करा, या हम चुनाव के मैदान में जाने से डरे? नहीं, दरअसल ऐसा है, या राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे छात्र नेतृत्व को नकारा? नहीं, नकारा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीकारा भी नहीं। नकारा इसलिए नहीं क्योंकि छात्र नेता का उस समय प्रभाव था, प्रभावशाली रहे छात्र नेता, और ख़ास तौर से कांग्रेस और बीजेपी ने बहुत से लोगों को टिकट भी दिए। ऐसा नहीं है कि उनको टिकट ना मिले हों, लेकिन मैंने कहा ना, उतना राजनीतिक चातुर्य छात्र नेता में नहीं रहा जितना कि जिस पार्टी में वो गए उस पार्टी के और नेताओं में था। क्योंकि छात्र नेता एक प्रकार से बदलने की इच्छा को लेके आता है, उसके अंदर एक क्रांति का बीज होता है। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है वो एक एडजस्टमेंट की राजनीति करते हैं कि किसी तरीके से चलते रहे काम। तो उसमें वो राजनीतिक चातुर्य के अभाव में मेरे को लगता है कि वो पिछड़ गए। बिल्कुल ठीक करें आप। लेकिन इसके क्या कारण रहे होंगे कि हमारे जो, क्योंकि एक संगठित छात्रों का नेतृत्व था, सन 90 से लेके सन 95 तक लगातार आंदोलन हुए। इसमें कभी राम मंदिर का आंदोलन भी हुआ जिसमें था, कमला कांड भी मेरे ख्याल से सन 90 के दरमियान में ही हुआ था। उसके बाद उत्तराखंड का राज्य आंदोलन भी हुआ, और भी शराब विरोधी आंदोलन भी इसी बीच में हुआ था इधर। तो लगातार आंदोलन हुए थे 90 से 95 के दशक में। लेकिन उसके बावजूद हमारे छात्र नेता एकजुट होकर कोई एक ऐसा संगठन, क्षेत्रीय संगठन नहीं बना पाए, या जो मौजूदा क्षेत्रीय संगठन थे उसमें भी नहीं जुड़ पाए। बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने, अगर कहा जाए कि छात्र राजनीति का दोहन करके उसका उपयोग तो किया, लेकिन उसके बदले में युवा को, तत्कालीन युवा को और तत्कालीन क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। क्या आप इससे सहमत हैं, और इसके कारण क्या रहे होंगे? नहीं, इसमें मैंने जो पहले ही बताया कि राजनीति का जो क्षेत्र है ये बड़ा
ऐसा क्षेत्र है कि इसको सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाता जी। और इसी कारण उसका उपयोग होता है, और उपयोग जब उसका ख़त्म हो जाता है तो बाहर फेंक दिया जाता है। तो मैंने जो पहले कहा कि राजनीतिक चातुर्य नहीं होने के कारण छात्र नेता इस बात को नहीं समझ पाए और दोहन इसीलिए हुआ उनका। लेकिन हालांकि अब आज के दौर में देखता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा समझ विकसित हो गई है, लेकिन उस दौर में राजनीतिक दलों ने सोचा होगा कि भाई छात्र नेता को आगे लाएंगे तो हो सकता है कि कल ये हमारे ऊपर हावी हो। ये भी एक कारण हो सकता है। लोकल जो पार्टियों से जुड़े हुए नेता थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के छात्र नेताओं को नज़रअंदाज किया होगा, और राजनीति होती भी यही है कि भाई दूसरे को ना पनपने दिया है। लेकिन कारण वही है कि जो मैंने कहा कि वो विशुद्ध राजनीतिज्ञ नहीं था छात्र नेता, वह भावनावश वो आंदोलन में कूदा, और उसका जब राज्य बन गया तो उसने कहा कार्य की इतिश्री हो गई और वो किनारे बैठ गया। विकास की दृष्टि से आप इन गुजरे 25 सालों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, जैसे राज्य बना था और इसमें मैं कहीं मेरा ये नहीं है कि विकास नहीं हुआ जी। सभी क्षेत्रों में, चाहे किसी की भी सरकार रही, पूरे प्रयास हुआ कि विकास किया गया। अस्पतालों की संख्या बढ़ी, स्कूलों की संख्या बढ़ी, और ख़ास तौर से सड़क बहुत बनी। लेकिन उसके बाद जो होना था कि भाई अस्पताल बने हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर भी पहुँचे, या स्कूल का उच्चीकरण हुआ, कोई जूनियर हाई स्कूल था, कोई प्राइमरी था, जगह जगह हमने महाविद्यालय भी खोले। आज मेरे ख्याल से कोई ब्लॉक ऐसा नहीं है जिसमें डिग्री कॉलेज नहीं है। हालांकि मैं इस बात का व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूँ कि महाविद्यालय अगर आप ब्लॉक में खोलेंगे तो फिर छात्रों का जो मानसिक विकास होता है वो नहीं होता, क्योंकि पुरानी परंपरा है, लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर गए। नालंदा और तक्षशिला का उदाहरण हमारे पास है। अगर उत्तराखंड के लोग लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं जाते पढ़ने तो उनका भी राजनीतिक या और चीज़ें, जितने भी अधिकारी लोग यहाँ रहे, सब पढ़ने बाहर गए। तो होता क्या है कि छोटे ब्लॉक में अगर हमने डिग्री कॉलेज खोला, वो भी सुविधा नहीं है, पूरे विषय नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो डिग्री तो मिल गई छात्र को, लेकिन जो उसका जो इतनी तेज़ी से, जो ग्लोबलाइजेशन के युग में इतनी तेज़ी से आदमी का विकास हो रहा है, उसके जानकारी इतनी चाहिए उसको, उस दिशा में वो उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाया। तो आज इसीलिए पिछड़ने का कारण ये भी हो जाता है कि हम बड़े शहर के बच्चों के मुकाबले अपने को कमतर पाते हैं। तो हालांकि वो अलग विषय है, लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से जनता को लुभाने के, भाई आपके वहाँ हमने डिग्री कॉलेज खोल दिया। मेरा अपना व्यक्तिगत है कि डिग्री कॉलेज या उच्च शिक्षा जो है बड़े शहर में होनी चाहिए, जहाँ सारी सुविधाएं हों और बच्चे को अपना मानसिक विकास करने का एक अवसर मिले। दूसरी बात आपने कही, तो मेरा ये मानना है कि दो चीज़ों में उत्तराखंड में अगर हम बहुत बढ़िया तरीके से काम करते, एक तो पर्यटन, और पर्यटन के साथ में तीर्थाटन को भी जोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत तीर्थ स्थल हैं और लोग आने के लिए बहुत उतावले रहते हैं उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों में आने के लिए। तो हम शुरू से अगर उनको सुविधाएं और यहाँ पर एक बढ़िया जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते, तो बहुत ज़्यादा पर्यटन की संभावना बढ़ती और लोग आते तो यहाँ रोज़गार के अवसर भी खुलते। दूसरा, यहाँ की जो मेधा है उसका लोहा पूरा हिंदुस्तान मानता है, विश्व मानता है, लेकिन उस मेधा को हम तराशना का काम जो है वो हम नहीं कर पाए, और फिर बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ। पलायन यहाँ से मज़दूरों का नहीं हो रहा है और राज्यों की तरह की मज़दूर पलायन कर रहे हैं, यहाँ की मेधा का पलायन हो रहा है। और मेधा का पलायन जहाँ से होता है तो वहाँ फिर बहुत परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि जो आपका सोचने वाला अंग था, जिसको मैं मेधा कह रहा हूँ, वही अगर शरीर से बाहर निकल गया तो फिर शरीर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। जैसा अभी आपने कहा कि 25 वर्षों में विकास हुआ है, लेकिन अगर आप उस विकास को देखें तो आपने सड़कें बनाई, बड़ा ज्वलंत उदाहरण सड़क बनाने का आपके बगल में अल्मोड़ा जाने वाला मार्ग है, 13 सालों से लगातार बन रहा है, ज्वलंत उदाहरण है। हर सरकार 13 साल से बना रही है, लेकिन वो बन कितना रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
इसी तरीके से हमने जगह जगह महाविद्यालयों का उच्चीकरण किया, विद्यालयों का उच्चीकरण किया, अस्पतालों का उच्चीकरण करा। कंक्रीट के जंगल तो हमने बनाए, लेकिन उन महाविद्यालयों में जिनका हमने उच्चीकरण करा, या तो छात्र नहीं है या अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स में या इंटर कॉलेज में शिक्षक नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी कार्यालय में ठेकेदार और जेई सब जगह हैं। आप देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि दूरस्थ इलाके में लोग नहीं जाना चाहते, तो पीडब्ल्यूडी में कोई जेई पहाड़ जाने से मना नहीं कर रहा है, कोई एई जाने से मना नहीं कर रहा, हर जगह पोस्टेड है, वैकेंसीज फुल है। लेकिन गवर्नमेंट के जो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, उनमें आपका स्टाफ नहीं है। और आज जनता आंदोलन कर रही है। चौखुटिया से अभी कुछ लोग पैदल देहरादून पहुंचे थे, गढ़वाल से भी इस तरीके के कुछ सुर सुनाई दे रहे हैं कि लोग वहाँ पैदल मार्च निकालने लगे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं इस बार इस परिप्रेक्ष्य में, कि क्या ये विकास का ये जो प्रारूप है, क्या ये प्रारूप अपने आप में राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न के अनुरूप है? नहीं, स्वप्न के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में जो आपको बात कही थी, क्योंकि उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है, इसमें पहाड़, मैदान और भावर तीन चीज़ें हैं। बिल्कुल, पहाड़ में असुविधाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पहाड़ से उतर के मैदान में, चाहे कुमाऊं वाले हल्द्वानी या और जगह, या गढ़वाल वाले देहरादून या और जगह, मैदानी इसमें जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ आना चाह रहा है। बहुत से गांव ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल निर्जन हो गए हैं, बिल्कुल, वो भी सीमा स्थित, और सीमा स्थित गांव निर्जन होते हैं तो बहुत स्थिति खराब होती है। मैंने तो एक बार सरकार को इस सुझाव भी दिया था कि जो हमारे सीमांत क्षेत्र में जो गांव हैं, उनमें रहने वाले जो रह रहे हैं लोग, उनको मानसिक रूप से कोई ना कोई पेंशन की योजना होनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रकारांतर से चौकीदार का ही प्रहरी का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सीमाओं का उल्लंघन होता रहा है, इधर से हमारे चीन से सटे हैं, तो हालांकि वो आर्थिक कारण या जो भी रहा, उतना गंभीरता से उस बात को नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी मैं इस बात को जोर दे रहा हूँ कि गांव का निर्जन होना बहुत खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश के लिए और उस राज्य के लिए। जहाँ तक ये बात है कि बिल्डिंग तो हमने बनाई लेकिन लोग जाना नहीं चाह रहे हैं, उसका कारण भी ये है कि एक तो अब ये चाहे राजनीतिक रूप से मैं इसकी बात क्या कहूँ कि हमारे नेता लोग भी जो वहीं से चुन रहे हैं, वहीं से, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो, वो भी मैदान की ओर आ रहे हैं। तो फिर हम आम जनता से अपेक्षा करें कि वो पलायन ना करें, जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पहाड़ में रोज़गार के साधन बहुत सीमित हैं। तो मैं शुरू में जो आपसे कह रहा था कि पर्यटन और कृषि में वो चीज़ें जो और जगह दुर्लभ हैं, उत्तराखंड के बहुत सी ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी अमूल्य और दुर्लभ जड़ी बूटियाँ हैं और इतनी महंगी कीमत में वो बिकती हैं, उसको कहीं से प्रोत्साहित करके उसका उत्पादन शुरू हो और लोगों का आर्थिक वो भी हो। क्योंकि अब गेहूँ चावल ये उगाना बड़ा मुश्किल है पहाड़ में, और भी बाघ भी खत्म हो रहे हैं क्योंकि बंदरों का और जंगली सूअरों का बहुत आतंक हो गया। तो कुछ ना कुछ आर्थिक उनके लिए थोड़ा सा वो चेंज भी हमको करना पड़ेगा कि उनके जीविका चलाने के लिए हम क्या नई चीज़ें लाएं और जिससे कि वो वहाँ रहें। क्योंकि मूल चीज़ यही है कि उसको भाई हर चीज़ के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है, और पैसा अगर उसको वहाँ नहीं मिलेगा तो पलायन ही करेगा। और ये दुर्भाग्य पहाड़ का, ये आज से नहीं बरसों से ये चला आ रहा है कि थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो किसी तरीके से गांव से बाहर निकल के, चाहे वो दूसरी जगह जाके रेस्टोरेंट में बर्तन मले या किसी धन्ना सेठ के वहाँ घरेलू नौकर बने, तो जब हम उसको वहाँ कोई जीविका का साधन सुलभ करा देंगे और उसको लगेगा कि मेरा यहीं रह के ठीक होगा, तो वो वहाँ रहेगा, तो वहाँ का विकास भी होगा और चीज़ें भी उससे जुड़ी हुई जैसी चीज़ें हैं वो भी उत्तरोत्तर प्रगति की ओर चलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं,
अभी विधानसभा सत्र हुआ था उत्तराखंड का, विशेष सत्र रजत जयंती वर्ष पर। इसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति आई थी जी तो सत्र के दौरान भाजपा के प्रवक्ता भी हैं जी और विधायक हैं, बहुत समय से जब से राज्य बना है तब से राजनीति में सक्रिय हैं, कभी नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, नगर निगम, मतलब अनुभवी व्यक्ति है, कहने का व्यक्ति है। विनोद चमोली जी ने बड़े जोर के साथ मूल निवास का मुद्दा उठाया था। जी मुन्ना सिंह चौहान जी ने उसी से मिलता जुलता उनका समर्थन करता हुआ एक दूसरा विषय उठाया था। जी उसी के सापेक्ष में शहजाद भाई ने हरिद्वार के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने भी जो दर्द दिया था हरिद्वार के लोगों का, क्योंकि हरिद्वार भी अब उत्तराखंड का हिस्सा है, तो वो भी एक तरीके से मूल निवासियों का मुद्दा था। तो आप मूल निवास, और अगर आप देखें क्योंकि आप छात्र राज्य से जुड़े रहे हैं तो शायद आपने भी बनाया होगा, मैंने भी बनाया था। सन 2000 तक जब तक उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तब तक हम लोग मूल निवास का प्रमाण पत्र एक हमें मिलता था। सेना में भर्ती में हमारे लोगों को आरक्षण मिलता था, फिजिकल छूट थी जी। और अन्य भी कई तरीके की स्कॉलरशिप वगैरह कई फायदे मिलते थे जी। अगर आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जाते हैं तो आप उत्तराखंड के जो मौजूदा प्रारूप है, इस क्षेत्र से निकलने वाले आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर इत्यादि की अगर एक सूची देखें 2000 से पहले और 2000 के बाद 25-25 सालों का आकलन ले लें तो मेरे ख्याल से उस समय जो जनसंख्या है वो जनसंख्या आज की यहाँ राज्य प्रदेश की बड़ी जनसंख्या होते हुए भी उस समय निकलने वालों की संख्या सादत सीमित थे आपके पास, लेकिन संख्या बड़ी थी। आपने बहुत आईएएस दिए, आपने बहुत राष्ट्रीय नेता दिए, आपने बहुत पीसीएस दिए, आपने बहुत पुलिस अधिकारी दिए, आपने सेना के बहुत जनरल दिए, लेकिन आज आप इन 25 सालों में मेरे ख्याल से राष्ट्रीय विकास में कुछ नहीं दे पाए। आप कोई बड़ा नेता नहीं दे पाए ऐसा जिसको कि आप कह सकें कि भाई 25 सालों में इसने एक एनडी तिवारी के लोग कहते हैं कि भाई इन्होंने एक उद्योग में रहे तो ये किया, ऐसा आप कोई बड़ा नाम नहीं दे पाए। तो इसके पीछे मूल निवास की भावना से, मूल निवास से, स्थायी निवास से आप किस हद तक सहमत हैं? देखिए, जब राज्य बना था तो चिंता यही व्यक्त की जा रही थी कि सारे संसाधनों पर उत्तराखंड के जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर के लोग हैं, उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, उनका अधिकार बढ़ता जा रहा है। तो लोगों के दिमाग में था कि यहाँ के जो चीज़ें हैं, चाहे वो संस्कृति हो या और सभ्यता हो या व्यवसाय हो, उसमें हमारा ही कंट्रोल रहे या हमारे अधिपत्य में रहे। तो अब हालांकि ये तो संभव नहीं है, अब तो युग ऐसा आ गया कि अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा। तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि जैसे आपने कहा कि बड़े नेता हमने नहीं दिए, लेकिन मैं हालांकि उनमें कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि हमने शुरू से ही, चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी रहे या नरेंद्र तिवारी जी रहे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी रहे, पहाड़ के लोगों में जो इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, उसका विकास जो होना था वो नहीं करा। हमने उनको नौकरी के पीछे भगाया कि हमारे पीछे लगो, हम तुम्हें कहीं ना कहीं नौकरी दे देंगे। और हुआ भी वही, क्योंकि उस समय कंपटीशन कुछ नहीं होता था, कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, नेता जिसको चाहे उसको नौकरी में लगा ले। तमाम लोग उस समय क्या, नहीं, आईएएस, पीसीएस और मेडिकल और इंजीनियरिंग तो उस समय आज के दौर से ज़्यादा टफ थे। नहीं, टफ तो थे, लेकिन जितने भी आईएएस निकले जी, आप उसमें से 80% सब बाहर जाके ही पढ़े। यहाँ के स्थानीय बेसिक एजुकेशन तो उनकी सबकी लगभग उत्तराखंड, बेसिक जरूर रही, और माध्यमिक भी यहीं। आज भी जो उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड का जो निवासी है, जिसको मूल निवास कहते हैं, मूल निवासी बाहर जाके ही अपनी योग्यता सिद्ध कर पा रहा है। यहाँ उसको योग्यता सिद्ध करने का ना अवसर है, ना उसको यहाँ पर उसके लायक जिसको कहते हैं फील्ड है। आज भी उसको उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बाहर ही जाना पड़ रहा। उसका कारण यही है कि हम यहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, शुरू में ही जिसका अभाव रहा, हम उसको अभी तक ठीक नहीं कर पाए। क्योंकि जैसे छात्र है कोई, अब
हालांकि पढ़ने के लिए जितना आदमी दूर जाए उतना अच्छा रहता है, लेकिन घर में ही पढ़ ले। जो अब मैंने उदाहरण दिया कि आपने गांव में महाविद्यालय खोल दिया, अब यहाँ पतलोट में महाविद्यालय खुला है, उधर खुला है, तो अब आप जब वहाँ का ग्रेजुएट और हल्द्वानी का ग्रेजुएट और दिल्ली का ग्रेजुएट, इनको आप एक टेबल में बैठा के इनको अगर आप आंकेंगे तो आपको धरती आसमान का फ़र्क लगेगा। उसका कारण ये है कि उसको माहौल ही नहीं मिला। उसको वही माहौल जो उच्च शिक्षा में, तभी लोग बड़े बड़े केंद्रों में जाते थे पुराने ज़माने में कि भैया वाले उधर जाओ, वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ या दिमाग खुलेगा। तो हमने उनके दिमाग को खोलने के बजाय और बंद कर दिया है। अब वो दिन भर वहाँ एक तो अध्यापकों का अभाव है, फैकल्टी का अभाव है, दूसरा मनपसंद विषय नहीं है। लेकिन अब खुल गया है गांव में विद्यालय, तो गांव में ही रहूं, बाहर जाके फीस किराए के मकान के लिए भी पैसे चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन वो उच्च शिक्षा प्राप्त तो जरूर करा, डिग्री मिल गई उसको, लेकिन अब ऐसा है डिग्री के आधार पर तो ना रोजगार मिल रहा है, ना कहीं नौकरी मिल रही है। वो तो योग्यता में होगी, और योग्यता आपकी तभी विकसित होगी जब आपको उसका माहौल मिलेगा। और माहौल का नितांत अभाव है, क्योंकि फिर वो मानसिक स्थिति उसकी वही है जो प्राइमरी स्कूल के छात्र की, वही स्थिति डिग्री कॉलेज के छात्र की हो गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैंने शुरू में भी कहा है कि गांव गांव देहात देहात अपना महाविद्यालय खोलने के बजाय बड़े शहरों में आप बड़े डिग्री कॉलेज खोलें, बड़े महाविद्यालय खोलें, टेक्निकल एजुकेशन भी हो और छात्रावास भी हो, सब्सिडी में छात्रों को रहने के लिए वहाँ भोजन और रहने का वो दिया जाए, तो उससे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। अब उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ, इतना पैसा 50 लाख 1 करोड़ से कम में तो कोई बिल्डिंग डिग्री कॉलेज की बनती नहीं है। 1 लाख रुपए न्यूनतम वेतन टीचर का रहता है। आपने 10 अध्यापक भी रखे तो 10 लाख रुपए महीना वो खर्चा है। तो उससे बहुत कम खर्चे में आप बड़े शहरों में उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इंटर से ऊपर की एजुकेशन आप उसको ऐसी जगह दें जहाँ नेट की भी सुविधा हो, लाइब्रेरी की भी सुविधा हो, आने जाने की भी सुविधा हो, और उसका दिमागी विकास बढ़े। वो दुनिया देखे कि भैया दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं। तभी जब उसके अंदर ये भावना विकसित होगी कि मेरे को अभी आगे बढ़ना है। अब उसी क्या कहते हैं गधेरे में ही आप पैदा हुए और उसी गधेरे में ही आपने उच्च शिक्षा वो करी, लेकिन मानसिकता तो वही गधेरे वाली ही रहेगी ना, वो चेंज होगी नहीं। वो चेंज तभी होगी जब आप उस माहौल से बाहर जाएंगे। मूल निवास और स्थायी निवास, अब मूल निवास स्थायी निवास तो अब आज के टाइम में इतना जटिल हो गया है। अभी मैंने परसों जब आपने कहा था कि ये विधानसभा में उठा, उसके बाद मैंने फेसबुक में एक पोस्ट भी डाली थी कि मेरे पास ना मूल निवास का प्रमाण पत्र है ना स्थायी निवास का, और मैं हूँ क्या ये मेरे को खुद नहीं पता है। तो अब ये इतना झंझट हो गया है। हालांकि इन्होंने शुरू में, मैंने कहा ना, शुरू में बहुत गलतियां हमसे हो गई। हमने शुरू में राज्य गठन के समय तय कर लेना चाहिए था कि मूल निवासी कौन है और स्थायी निवासी का आधार क्या होगा, तो बहुत सी जटिलताओं से हम बच जाते। आज स्थिति ये हो गई कि बड़ी संख्या में अभी लोग चिंतित भी हो रहे हैं कि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में जो हम पलायन का रोना रो रहे हैं, तो आ भी रहे हैं लोग, और बच भी रहे हैं, और बच भी रहे हैं। जिसको आज सर वो नया शब्द आ गया है, नया क्या शब्द बहुत पुराना, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। और डेमोग्राफी चेंज अभी आपने देखा हल्द्वानी में बहुत बड़ा एक वो खुलासा हुआ है कि स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। और कल मैं अखबार में पढ़ा था एक शिक्षक ने तो नौकरी तक प्राप्त कर ली फर्जी स्थायी निवासी से। तो ये बहुत बड़ी समस्या फिर से, जैसे राज्य के गठन में जो मानसिकता थी ना कि हमें क्या मिल रहा है, तो वही स्थिति दोबारा ना आए कि यहाँ का जो मूल निवासी है वो फिर आंदोलन ना करना पड़े कि हमको तो भैया हमारे संसाधन में हमारा तो कोई अधिकार है नहीं, और ना हमें नौकरी मिल रही, ना हमें रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं। तो इस चीज़ को सारे राजनीतिक दलों से तो मेरी उतनी ज़्यादा अपेक्षा नहीं है। यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं और यहाँ के जितने भी सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, इनको आगे आके इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए।
या तीसरा जो मुद्दा है, तो ये मूल निवास, स्थायी निवास पे तो हमने बात की जी। एक तीसरे तरीके का भी है। उत्तराखंड में इस वक्त अगर आप देखें जनसंख्या दृष्टि से 3 तरीके के लोग हैं। जी। एक तो वो हैं जो 2000 से पहले के हैं, जिनके पास मूल निवास है, जी। मूलतः पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से या अन्य काम धंधों से पूर्व में उत्तराखंड में आए हैं और उनकी कई पीढ़ियां यहाँ गुजर गई हैं। उनका सरनेम भले ही कुछ भी हो, वो उस्मान भाई हो, रहमान भाई हो, जायसवाल हो या अग्रवाल हो, तो लेकिन उनकी संवेदनाएं उत्तराखंड से जुड़ी हैं, ऐसा लगता है काफ़ी हद तक। दूसरा वर्ग उन लोगों का है। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जो स्पेशली इन 25 सालों में सिर्फ लूटमार की दृष्टि से प्रदेश में आया है कि उसने कहाँ ज़मीनों में कब्जा करना है, कहाँ जो है खनन करना है, कहाँ चोरी करनी है। तो 3 तरीके के समाज में लोग हैं जी। ये तो आप मानेंगे जी। जो मौजूदा ढांचा है। तो इन 3 तरह के लोगों में, और अगर आप संसाधनों के लोड में देखें तो तीसरा वाला जो वर्ग है वो संसाधनों के लोड में सबसे अव्वल है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, आप रोजगार के क्षेत्र में देखें, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में देखें, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें, या आप राजनीति के क्षेत्र में भी देखें। अभी तो बल्कि अगर आप पूर्व उसमें जाते हैं तो नगर निगम के चुनावों में शायद ये पहली बार हुआ कि पासवान जाति को जो है आपने उत्तराखंड की जाति मानते हुए उसे चुनाव में टिकट भी दिया और वो जीते भी। ठीक, उसी दरमियान में एक मंत्री जिन्हें कि उत्तराखंड बनने के लगातार बाद उत्तराखंड की जनता ने विधानसभा भेजा, उन्होंने बड़े खुले मंच से इस बात को कहा कि भाई मुझे आप इसलिए दबा रहे हैं कि मैं उत्तराखंड मूल का नहीं हूँ। कई बार उन्होंने इस उद्गार को खुले मंच से व्यक्त किया है। तो इस तरीके की जो भावनाएं आ रही हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपने 3 कैटेगरी जो बताई वो बिल्कुल वास्तविकता है कि 3 प्रकार के वर्गीकरण अगर हम करें तो 3 वर्गीकरण इनके होते हैं। जो मूल निवासी से मेरा कहना ये है, मूल निवासी की उसमें कि जितने भी देश में राज्य बने, चाहे साउथ में बने चाहे उत्तर में बने, उसमें राज्यों का जो गठन हुआ तो सबसे पहले वहाँ की संस्कृति और भाषा ये देखा गया, और उसी आधार पर चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरल हो, या उत्तर पूर्व राज्यों में आप देखें, मिजोरम हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो या असम हो, तो वहाँ की जो संस्कृति है इसको अगर अक्षुण्ण रखना है तो जो मूल निवासी है उसका वहाँ पर बहुसंख्या में होना बहुत लाजमी है। अगर वो मूल निवासी वहाँ कम हो जाएंगे उस राज्य में तो वहाँ की ना संस्कृति बचेगी ना वहाँ के भाषा बचेगी। तो ये तो ज़रूरी है कि सांस्कृतिक उसके बचाव के लिए मूल निवासियों को विशेष आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति की। और दूसरा जो दूसरी कैटेगरी तो मैं इसलिए मानता हूँ कि वो थोड़ा समय गुजर जाने के बाद यहाँ बिल्कुल वो हमारे लोगों में रचे बसे लोग हैं, उनसे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। किसी भी वर्ग को शामिल हो जाएंगे, शामिल हैं भी, और थोड़ी बहुत जो दूरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनका व्यवसाय, अब आप किसी भी उसमें जाएं तो जिनका व्यवसाय पहाड़ से है तो बहुत हमसे अच्छी पहाड़ी बोलते हैं, वहाँ के लोग हमसे गढ़वाली या कुमाऊनी हमसे अच्छी बोलते हैं, और लगातार हमसे ज़्यादा उनका आना जाना है क्षेत्रों में कि सामान बेचना है या सामान लेना है, सामान देना है, तो उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, राज्य बनने के बाद जो इस नियत से इस प्रदेश में आए हैं कि यहाँ के लोग बड़े भोले वाले हैं, इनको बड़ी आसानी से इनको लूटा जा सकता है, चाहे वो ज़मीन के मामले में हो, चाहे उनके संसाधन के मामले हो। तो ये बड़ी भारी चिंता का विषय है। और पहाड़ की भोली भाली जनता ये भी है कि वो इनका नेतृत्व ही स्वीकार कर लेती है कि अगर किसी ने पैसा कमा लिया और थोड़ा
बलशाली हो गया तो पहाड़ का आदमी उसको अपना नेता मानने में भी देर नहीं करता। ये एक कमजोरी है। तो यहाँ की राजनीतिक उसके लिए भी ये बहुत खतरनाक है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि राज्य का जो फिर स्पिरिट थी बनाने की भावना, मूल भावना, वो फिर धरी की धरी रह जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, राज्य गठन में इन 3 लोगों के तात्पर्य वाली बात। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं। एक मुद्दा आपने भी जिक्र किया मेरे ख्याल से, कि पहाड़ के विधायकों का मैदानी क्षेत्र में आना। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ कि उत्तराखंड में ये तो आप मानेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से 2000 से पहले भी पलायन होता था, लेकिन वो पलायन जो होता था वो प्रदेश अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए होता था। इन 25 वर्षों में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पलायन हुआ है मूल रूप से जी। और वो पलायन इसी प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हुआ है जी। ठीक। तो ये जो मैदानी पलायन हुआ है, इससे आप जो राजनीति के पेशे में है, क्योंकि राजनीति अब पेशा है, जनसेवा नहीं है, जो राजनीति के पेशे में स्थायी लोग हैं मैदानी क्षेत्रों में भी, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में कह रहा हूँ, तो वो लोग इस पलायन से कुछ घबराए हैं जी। क्योंकि किच्छा जैसी सीट है, रुद्रपुर जैसी सीट है, बाजपुर जैसी सीट है, या उधम सिंह नगर के अन्य जिले हैं, या देहरादून के अन्य जिले हैं, या हरिद्वार के अन्य जिले, इनमें जाति समीकरण, या आपने कहना चाहिए कि पहाड़ी वर्सेस अन्य समीकरण वो गड़बड़ाए हैं। और आज पहाड़ी वोटर इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में इस स्थिति में है कि वो चुनाव को प्रभावित कर सके। ठीक कह रहा हूं मैं? जी। तो उससे भी, उस स्थिति में अगर पहाड़ का नेता पलायन करके नीचे इन मैदानी क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो इसे आप किस दृष्टिकोण से देखना चाहेंगे? मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं कि जब पिछली सरकार में माननीय प्रकाश पंत जी से उनका, क्योंकि मेरा अच्छा बातचीत भी थी और मेरे अच्छे मित्रों में थे, तो जब प्रकाश पंत जी को टिकट मिला था बहुगुणा जी के खिलाफ सितारगंज से जी, तो चुनाव हारे हुए थे उस समय। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कि भाई साहब ये तो आपकी राजनीतिक आपको सजा दी जा रही है, आपकी राजनीतिक मृत्यु हो जाएगी इस चुनाव को लड़के। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई जिस हिसाब से मैदानी क्षेत्रों में पलायन हो रहा है और पहाड़ के लोग आ रहे हैं, अगर हमारे लोग इन क्षेत्रों में चुनाव नहीं, हम हारे या जीते, लेकिन अगर हम मैदानी क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में इस प्रदेश का जो स्वरूप है, जो ये पर्वतीय राज्य स्वरूप है, ये बिल्कुल बदला हुआ होगा। तो इसके लिए हमें राजनीति करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में आना होगा। आप इस बात से किस हद तक सहमत? नहीं, इससे तो फिर बड़ी विसंगतियां पैदा होंगी। जो मैंने बात कही कि हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि उत्तराखंड राज्य महज पहाड़ी लोगों का है, क्योंकि अब हमने जब उधम सिंह नगर और हरिद्वार इसमें जोड़ लिया तो वहाँ के जो निवासी हैं वो भी उत्तराखंड के मूल निवासी, हम उनको इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है हमसे बाद में वो लोग आए, लेकिन बसे हुए पुराने। नहीं, वो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन जो पहाड़ से पलायन, देखिए आज की तारीख में जो विधानसभा में भी बात उठी, वो इस बात को लेके आदमी शहजाद भाई इस बात को लेके दुखी नहीं थे कि पहाड़ का आज पहाड़ खाली हो रहे हैं। शहजाद भाई इस बात को लेकर दुखी थे कि टिहरी बाद विस्थापितों को हरिद्वार बसा दिया गया। उसमें हमारा एक मित्र गजेंद्र रावत पत्रकार है, तो उसने बड़ी अच्छे शब्द कहे। उसने कहा कि भाई जो टिहरी विस्थापित आए आगे तेरे खेत में तो बसाए नहीं गए, न तुम्हारी व्यक्तिगत जमीन। उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। टिहरी बाद विस्थापित, इस बात को मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर नागरिक मानेगा कि अगर आप किसी राष्ट्रीय परियोजना के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए अपना घर छोड़ रहे हैं तो आप बहुत बड़े त्यागी हैं। और वो लोग अगर अपना घर त्यागने के बाद नीचे हरिद्वार में आके बसते हैं या किसी मैदानी क्षेत्र में आगे या और किसी कारण से भी आगे बसते हैं और वहाँ पर एक संतुलन आपको लगता है बिगड़ता, तो आपको अपनी कुर्सी हिलती लगती, जो कि शायद प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के भी विधानसभा में बौखलाहट का एक कारण है। जो उन्होंने उस समय बौखलाहट दिखाई थी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण यही था कि उन्हें एक संतुलन बिगड़ता हुआ दिखा। तो उस संतुलन के बिगड़ने के मामले में आपका क्या दृष्टिकोण, आप क्या कहना चाहेंगे?
अब वो दरअसल उनका जो चिंता है, हाँ। राजनीतिक चिंता जो उनकी है, चिंता अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल वो जायज है। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो जिनके उनको ये लगता है कि पहाड़ के लोग अगर यहाँ ज़्यादा बसेंगे तो फिर वो जो डेमोग्राफी वाली बात है वो वहाँ भी आएगी, और फिर हो सकता है कि पहाड़ के लोग इतने ज़्यादा हो जाएं कि उनके राजनीतिक अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। लेकिन अब मैं गढ़वाल की स्थिति में तो उतना ज़्यादा मेरे को जानकारी देखिए, नहीं दो है। तरीके का फर्क है वैसे, जी दो तरीके का फर्क है। फर्क ये है कि आपने गढ़वाल की बात कही, मैं देहरादून की बात करता हूँ। इस पर देहरादून में 500 बस्तियाँ हैं, जी ठीक, जो लगभग इन 25-30 सालों में बसी है। जी और इन 25-30 सालों में उन बस्तियों में जो टोटल आबादी है उसको अगर आप गिने तो 99% राजनीतिक कारणों से बसाए गए हैं, सरकारी भूमि पर या नदी की भूमि पर बसाए गए हैं, ठीक। और वो किसी को विधायक बनाने के लिए या किसी को मेयर बनाने के लिए या किसी को पार्षद बनाने के लिए सक्षम कारण है वोट की ताकत के रूप में, ठीक। जबकि पहाड़ से आने वाला जो व्यक्ति है वो जमीन लेके रजिस्ट्री करके पैसा खर्च करके उस जमीन में बसा हुआ है, और उसके अलावा वो एक नियोजित तरीके से नहीं आया है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रदेश में आया है। आप समझ रहे हैं? राजनीतिक कारण से उसका कोई नियोजित नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नियोजित करके, मैं अगर पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला हूं तो मैंने पिथौरागढ़ जिले वालों को एक किनारे में बसा दिया गया। आप हल्द्वानी के उसमें लीजिए, हल्द्वानी में जो आज की तारीख में समस्या आ रही है, आपने नियोजित रूप से एक तरफ एक आबादी को बसा रखा है और वो सारी सरकारी जमीन में बसी हुई है। उसने ऐसा नहीं है कि उनमें से किसी ने जमीन की रजिस्ट्री की हो या किसी ने जमीन खरीदी हो। अगर खरीदी भी है तो अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि वहाँ जो जमीन बेची भी है तो वो आज विधायक है, उसने ही 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये लेके जमीनों में कब्जे कराए हैं। तो ये जो आज की तारीख अब जो नई परिस्थिति आई है, जो मोदी जी का नया विकास का चैप्टर आया है, या जिसे आपने कहना चाहिए कि स्मार्ट सिटी योजनाओं के अंतर्गत उन बस्तियों का खाली होने का प्रावधान सुनिश्चित है। वो आज हो और 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, तो जो राजनीति के स्थापित खिलाड़ी हैं उन्हें अपनी सिंहासन को हिलता हुआ दिख रहा है। तो ये चिंता इस बात की, उन्हें चिंता इसकी नहीं है कि भाई यहाँ की डेमोग्राफिक, उन्हें चिंता अपने उसकी है। तो लेकिन आपको इसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पलायन? वैसे जो आपने बात कही, मैं इसमें जो कुछ कहना चाह रहा था वो बीच में दूसरी बात आ गई। गढ़वाल की तराई और भाबर से तो मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की तराई, इसका अगर आप पीछे जाएंगे इतिहास में तो बाजपुर जो है राजा बाज बहादुर चंद, रुद्रपुर रुद्र बहादुर चंद, काशी चंद, इन्होंने ही बसाए। बिल्कुल। और ये कुमाऊं की ही राजा की संपत्ति है। बाद में आज़ादी के बाद स्वतंत्रता सेनानियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहाँ ज़मीन अलॉट की गई। उसके बाद पाकिस्तानी भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ तो वहाँ के लोगों पाकिस्तानी को यहीं बसाया गया। हालांकि मेरा उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो भी विस्थापित ही हैं। अब वो पहाड़ के आदमी का इसलिए विरोध करें कि यहाँ, जबकि वो कुमाऊं, जो मैं बता रहा हूँ कि कुमाऊं राज्य का ही हिस्सा है, वो अपने राज्य में ही आ रहे हैं, वो दूसरे प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, दूसरे देश से नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक कारणों से कि साहब वो आ जाएंगे तो मेरा फिर इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, तो ये कोई राजनीतिक उनकी वो हो सकती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। भाई वो भी आपको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वोट ना दें। बिल्कुल। क्योंकि वो इस प्रदेश के तो रहने वाले हैं ही, और प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी लोग जा रहे हैं। यहाँ के प्लेन्स के लोग, बहुत से लोग पहाड़ में जाके बस रहे हैं, मकान बना रहे हैं। ये तो खाली एक राजनीतिक शगुफा और अपना कुछ लोगों को अस्तित्व ऐसा लग रहा है कि हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा, उसका वो है। और जो अब बात आपने कही कि जो गैर कानूनी बस्तियाँ हैं, भले ही पॉलिटिकल कारणों से बसाई गई। अभी पिछले दिनों में यहाँ जिला नैनीताल में एसएसपी भी रहे,
डीजीपी रिटायर हुए विक्रम सिंह, उन्होंने तो बाकायदा तत्कालीन विधायिका का नाम लेके कहा है कि मैं जब यहाँ था तो यहाँ बनभूलपुरे में इतने लोग बसाए गए सिर्फ वोटों के कारण, जो आज नासूर बन गए हैं कि भाई हमारे लिए भी, और यहाँ का जो, मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात भी नहीं कह रहा हूँ, मेरे से बहुत से पुराने जो मुसलमान हैं वो इसलिए परेशान हैं कि उनके रोज़गार में भी चोट पहुँच रही है। बिल्कुल, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में वहाँ से लोग आ गए हैं तो वो भी परेशान हैं, लेकिन अब वो अपनी आवाज़ बंद कर रहे हुए हैं कि भाई हमारा समाज हमें वो करेगा, लेकिन परेशान वो भी हैं। क्योंकि कहीं भी अगर बाहर से दूसरे राज्य से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और अतिक्रमण करके बसें तो वो राज्य के लिए, राज्य की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। तो देर सवेर तो बस्तियाँ टूटनी हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनको मदद भी कर रहे हैं, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है लोगों ने उनको, लेकिन ज़्यादा देर ये चलेगा नहीं। अच्छा, अब थोड़ा अंतिम उसकी ओर चलते हैं। इसी फिर विधानसभा सत्र में आता हूँ मैं। इसी विधानसभा सत्र में एक प्रश्न आपके नज़दीक से विधायक हैं भुवन कापड़ी, उन्होंने भी उठाया था कि विधायक निधि में हमें 15% तक कमीशन देना पड़ता है। और मज़े की बात ये देखिए कि सदन के अंदर एक बात आई और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने उस पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया, ना उस पर कोई चर्चा हुई। तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, मैं उनकी बात से ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको हमारे दौर का जो छात्र है वो एक बुद्धिजीवी वर्ग में मानता है, लेकिन मेरे को उनकी बात समझ में नहीं आई दरअसल। अच्छा, इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि कुछ लोग तो ये आरोप लगाते हैं, अब पता नहीं सच्चा या झूठा, मेरे को इतनी जान वो नहीं है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि विधायक लोग, कई विधायक लोग विधायक निधि जिसको देते हैं उससे 10% ले लेते हैं। एक आरोप ये भी है विधायकों में, भले ही झूठा भी हो सकता है, लेकिन कापड़ी जी जो कह रहे थे 10% हमें देना पड़ता है, वो बात मेरे इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आप कोई किसी को आपने सड़क बनाने के लिए एक कार्यदायी संस्था है, भले ही RWD हो या PWD हो या मंडी हो, जो भी संस्थाएं हैं कार्यदायी, उनको आपने पैसा दे दिया, भाई सड़क बनाने में 10 लाख रुपया खर्चा है तो आपने 10 लाख रुपए और विधायक से ही पूछ के कार्यदायी संस्था दे दी गई। अब क्योंकि सिस्टम कमीशन का तो आपको पता ही है विभागों में होता ही है, वो उस 10 लाख में जिस ठेकेदार को भी देगा वो ठेकेदार भी विधायक की पसंद का होता है कि विधायक कहेगा साहब इसी को देना है तो उसी को ही काम भी मिलता है। अब वो कमीशन ले रहा है तो उसमें विधायक जी की जेब से कहाँ से जा रहा है, मेरी बात समझ में नहीं। विधायक निधि का पैसा जानने का दर्द है ना उन्हें, वो विधायक जी की जेब से नहीं जा रहा है। एक्चुअल क्या है कि सपोज एक विधायक ने अपने क्षेत्र में एक सड़क की योजना बनाई, उस योजना के लिए धन तब तक जारी नहीं किया जा रहा है जब तक कि संबंधित व्यक्ति ऊपर कमीशन नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो ठेकेदार उनका भी भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जेब से जाना है, लेकिन उनको इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में कहना चाहिए। नहीं, अब उन्होंने देखिए ऐसा, वो भी नया लड़का यंगस्टर है, उसे कई मैं तो कई बार इस चीज़ को कह चुका हूँ, इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में विधायक जी कहते तो उसका असर भी होता और जनता मैसेज भी आता। अब आपको मैं नहीं, उन्होंने जो कहा मैं उस पर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर किसी भी जिम्मेदार उन्होंने जो बात कही ना, वो बात मैं जो कह रहा हूँ मेरे समझ में इसलिए नहीं आई। उन्होंने कहा आप 10% काट के दे दो, फिर 10% आपने काट के भी दे दिया तो विभाग तो वो जो काम कराएगा ठेकेदार से, फिर उसको 10, 15, 20% जो कमीशन होता है वो आपको पता है, सबको पता है, वो उसमें से लेना उसको, तो उसमें तो कहीं राहत ही नहीं है ना। हाँ, विधायक जी को ये अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, और इस बात को मैं कई बार कहता हूँ कि एक तो बिलो जो टेंडर जाता है इसको बंद होना चाहिए। भाई 1 करोड़ का काम है, 30% बिलों में ठेकेदार ले रहा है, 70 लाख में आदमी करने को तैयार, 70 लाख में 22% विभाग का कमीशन है जो ठेकेदार लोग बताते हैं। तो अब लगाइए आप, वो 1 करोड़ का काम वो 50 लाख में होगा, उसमें फिर ठेकेदारी कमाई, उसमें ठेकेदार का विभाग, सरकार कहती 10% ठेकेदार, मतलब उसका भी होना चाहिए, बचत इतनी होनी चाहिए।
तो अब 40 लाख पे काम होगा। 40 लाख में 1 करोड़ का जो काम है वो 40 लाख रुपए लगा के होगा, तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी ये तो बच्चा भी समझा। तो किसी ना किसी से यहाँ इसमें ज़रूर अंकुश लगना चाहिए। राज्य बनने के बाद मेरी बड़ी इच्छा थी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि छोटा राज्य होगा और निगाहें और तीक्ष्ण होंगी, देखेंगे छोटी छोटी चीज़ों को, तो ये कमीशनबाजी बंद हो जाए। लेकिन ना कमीशनबाजी बंद हुई और ये बिलो टेंडर वाला जो है एक नया बीमारी और शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो इसमें अगर विधायक जी का मैं सोचता हूँ कि इसमें भी अगर वो कहते, और उस वही क्या कि सब लोग कहते हैं वहाँ कि भैया विधायक निधि से जब कमीशन जा रहा है तो बाकी जगह से तो जा ही रहा है, तो आप कहीं भी किसी स्तर पर कमीशन ना जाए, क्योंकि वो उससे तो काम नहीं होने में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि 1 करोड़ की लागत का काम अगर 30 लाख में निपटाया जा रहा है तो वो 30 लाख तो आप समझ लो मिट्टी हो गए, वो भी मिट्टी हो गए। आपने 30 लाख खर्च तो किया लेकिन वो मिट्टी हो जाना हो। एक साल में सड़कें उधड़ रही, इसीलिए उधड़ रही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं दरअसल मैं क्या कह रहा था आपसे कि क्योंकि राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि विधायक जी ने जो कहा सही कहा गलत कहा वो सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह पर बैठ के कहा जो कि जनता के प्रति जवाबदेह है। अगर उनका कोई एक वक्तव्य आया है तो क्या ऐसे सत्र, जो आप एक विशेष सत्र आयोजित कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष की एक विशेष जिम्मेदारी होती है, वो भी उसमें मौजूद हैं, मंत्री भी मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद हैं, लेकिन उस पूरे सरकमस्टांसेस पे किसी का भी कोई एक पैसे का बयान नहीं आया है। तो आप इसको मतलब आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अगर ये आरोप है और इसमें अगर सत्य, अगर किसी ने उन्होंने गलत कहा या सही कहा वो तो एक अलग प्रश्न है। नहीं, तो इसमें तो निसंदेह गंभीरता से इसमें विचार होना कहीं ना कहीं जवाबदेही होना चाहिए था और होना भी चाहिए, और उसमें कुछ एक्शन भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं जवाबदेही का सवाल है ना। तो अब उसी जवाबदेही से हम जोड़ते हैं कि जिस प्रकार सदन में जवाबदेही उनकी है, तो ठीक उसी प्रकार जो लोग इस बात का दावा भरते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी हैं, और आप बुरा मत मानिएगा, आप भी पेंशन लेते हैं या नहीं लेते हैं? नहीं, मैं नहीं लेता। और जो सरकार से इस एवज में लगातार धन 25 सालों से ले रहे हैं, विभिन्न सुविधाएं ले रहे हैं, क्या उनकी जनता के प्रति ये जवाबदेही नहीं है कि यार ये सरकार जिससे हम पैसे, क्योंकि वो सरकार से पैसे ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं, ये मेरा मानना है। तो क्या उनकी ये जवाबदेही नहीं है कि भाई हमने जिस सोच से आंदोलन लड़ा था, उस आंदोलन के बाद जो राज्य मिला है उसमें सरकार कैसे काम कर रही है, नौकरशाही काम कर रही है, उसको जनता के समक्ष रखें? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ चिन्हित लोग जिनको सरकार ने चिन्हित करा है, क्या यही आंदोलनकारी हैं, जिन्हें आंदोलन को बड़ी गंभीरता के साथ देखा है, झेला है और करा भी है? मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड का कोई भी आदमी इस आंदोलन में शरीक ना हो। बिल्कुल। और लगभग प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष का शब्द तो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से वो सरकारी कर्मचारी उन्होंने नौकरी तक दांव में लगा दी, बाजार के बनियों ने दुकानदारी अपनी छोड़ दी। तो सारे आंदोलनकारी थे। ठीक है, कुछ लोग चिन्हित हो गए। अब हालांकि आपने मुझसे प्रश्न कहा आप पेंशन लेते नहीं लेते, मैंने पेंशन ना, मैंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया, ना मैंने पेंशन नहीं ली। पेंशन इसलिए भी नहीं ली कि मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी पेंशन नहीं ली, ना भूमि और सुविधाएं ली। तो वो ये कहते थे कि एक ओर से हम भारत माता कहते हैं, ऊपर से माँ की सेवा करने का हम पैसा ले रहे हैं। तो वो बात मेरे को बहुत लगती थी। तो मैंने कहा भाई उत्तराखंड राज्य हमने अपने लिए बनाया, पेंशन के लिए तो नहीं बनाया। अब मेरे को रोना उस दिन आता है जिस दिन आंदोलनकारी कहते हैं हमारी पेंशन बढ़ाओ। जो आप कह रहे हैं बात कि जो कमियां हो रही, चाहे सरकार की उससे हो रही या नौकरशाही की वजह से हो रही, उनको इंगित करके सरकार का ध्यान आकर्षित करने, क्योंकि आप सरकार राजकोष से आप धन ले रहे हैं, आप धन ले रहे हैं, और दूसरा आपने राज्य बनाया है, आप मोहर लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, तो आप वो बिगड़े ना, खराब ना हो, कोई संपत्ति आपके द्वारा अर्जित, मैं कह रहा हूँ सारा
उन्होंने ही करा, हाँ बिल्कुल क्योंकि आपको अब मोहर स्टैम्प लग गई है आप पे। जी, मैं भी वही कहना चाह रहा आपकी हूँ। बड़ी गंभीर जिम्मेदारी है कि कोई गड़बड़ करे तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। मतलब उस समय जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन 25 सालों से धन आप ले रहे हैं। तो अरे आप 1 रुपया ले रहे हैं, लेकिन आप ले अगर रहे हैं। राजकोष से कुछ ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो आपको उस चीजों पर सवाल तो उठाना पड़ेगा। और आंदोलनकारियों को सिर्फ सरकार पे वो करके भी नहीं, भाई आप आंदोलनकारी हैं तो आप उस अधिकारी के खिलाफ भी कभी एक्शन उठाएं। नहीं, आप प्रश्न तो उठाएं। आज तो प्रश्न ही नहीं है। कुछ नहीं है। आप तो एक्शन करना या विरोध करना या हड़ताल करना तो बात की बात है, आप उस पर प्रश्न तो उठाएं। आज तो प्रश्न ही गायब है। आपका प्रश्न इस बात पे जरूर है कि भाई आज राज्य या सब जगह मंच लगा और डीएम साहब ने हमें नहीं बुलाया। ये प्रश्न तो कई बार अब आते हैं। इसमें मेरे को 2 लाइन याद आ गई। सारे जलते प्रश्न खो गए ठंडे बुझे जवाबों में। सारे जलते प्रश्न खो गए ठंडे बुझे जवाबों में। आने वाली क्रांति लिखेगी किनका नाम किताबों में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तो सत्य। अब ये जिम्मेदारी जब आपके पास कोई है, मैं कह रहा हूँ छोटे से छोटा व्यक्ति और ऊंचे से ऊंचे पद में बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी जो जिम्मेदारी है उसका अगर वो ईमानदारी से निर्वहन कर ले तो 90% समस्याएं तो जड़ से ही समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। हो क्या रहा है कि आदमी की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको तो कुछ नहीं कर रहा हो और अपनी 10 उंगलियों से ये गड़बड़ ये गड़बड़ ये गड़बड़। तो ये आंदोलनकारी नहीं, मैं कह रहा हूँ नागरिक हो चाहे अधिकारी हो चाहे नेता भी हो, अगर हमने राज्य बनाया है और इसकी हम भला चाहते हैं इस राज्य का और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमें कोसे ना। नहीं, नागरिक के अगर आप अधिकारों की बात करते हैं, अगर आप नागरिक के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन नागरिक के अधिकार तो ऐसे छिन गए हैं कि अभी बिहार चुनाव हुआ, आपने बिहार चुनाव में बड़ा स्पष्ट देखा कि उत्तराखंड से बसों में भर के ऐसे लोग बिहार चुनाव में वोट देने गए जो उत्तराखंड में ऑलरेडी वोटर हैं, उनके फोटो, वोट देते हुए वो सब कुछ। तो चुनाव का तो परिप्रेक्ष्य और परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। उस पर तो चर्चा किसी अलग मंच पे की जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हम पहाड़ की बात कर रहे हैं तो वो तो परिदृश्य बदल गया है। आप चुनाव तो जन भावनाओं से जुड़ा होने का कोई प्रश्न, चुनाव में जन भावनाएं सामने आने का प्रश्न है ही नहीं अगर आप चुनाव को लेते हैं तो। क्योंकि चुनाव में न तो वो समस्याएं सामने आती हैं। आज इससे आप बीजेपी के विधायकों का या सांसदों का सौभाग्य कीजिए कहिए या दुर्भाग्य कीजिए कि चुनाव में चर्चा ये आती है कि मोदी जी ने गमछा हिलाया और हम चुनाव जीत गए, लेकिन ये नहीं आते कि भाई मोदी जी ने इन समस्याओं को उठाया। प्रदेश की मूलभूत समस्या हो या राष्ट्र की मूल, उन पर तो चर्चा ही नहीं है। तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में तो आप जनता की जिम्मेदारी को तो दरअसल उनमें भी चर्चा की जा रही है। अब दरअसल क्या हो गया ना कि चुनाव में मुद्दे, अब मैं जो आपने बिहार के चुनाव की बात छेड़ी, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि बाहर दूसरे देश से आया हुआ आदमी इल्लीगल रूप से यहाँ बसे और वोटर भी बने, आधार कार्ड भी बने, सुविधाएं भी सारी ले, और वो इतना प्रभावशाली हो जाए कि वहाँ की राजनीति को प्रभावित करे और मतलब गेम चेंजर हो जाए, ये देश के लिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अब मैं नहीं, लेकिन इसी परिस्थिति को आप जब अपने प्रदेश में लागू करते हैं, एक पासवान को बीजेपी टिकट देती है, तो ये तो खेल बीजेपी भी, ये तो खेल आप भी खेल रहे हैं ना। पासवान दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, दूसरे प्रदेश से तो है नहीं, वो यहाँ का स्थायी नहीं। और अच्छा, और दूसरा क्या है कि आप बड़े स्पष्ट देख रहे हैं कि व्यक्ति 2 जगह वोट दे रहा है। नगर पालिका और पंचायत चुनाव में ये तथ्य बड़ा स्पष्ट खुल के आया। वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ ना, वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ, लेकिन तो परिस्थितियां तो समान है। नहीं, वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ कि 2 जगह वोट दे रहा आदमी, वो चुनाव आयोग के, और आप उसे लीगल कह रहे हैं। नहीं, हम इसलिए लीगल कहें कि आज की तारीख में जो कानून है, जो मतदान के लिए जो नियम है, उसमें 6 महीने बाद आप दूसरी जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा सकते हैं, लेकिन पहला कटाकर है, पहला कटाकर ये शर्त भी है, ये शर्त है, वरना उस पर जुर्माना भी है। हाँ, वो सब कुछ है। लेकिन अब ये जो SIR आएगा जी, इसमें एक रूपता आ जाएगी। इसमें मैं समझता हूँ कि आप अगर यहाँ
रामनगर में रह रहे हैं या नैनीताल में रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं, वहाँ की मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आप दूसरी जगह लाख प्रयास करें वहाँ चढ़ेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर आपका ऑलरेडी कहीं दर्ज है। आपको पहले कैंसिल कराना पड़ेगा तब वहाँ दर्ज होगा। अभी SIR का जो विरोध, हालांकि विषय नहीं है, SIR का विरोध जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बंगाल में सबसे ज़्यादा है, कि इतने बड़ी संख्या में लोग इस देश में आ गए। हालांकि लोग आरोप लगाते हैं सरकार बीजेपी की है, गृह मंत्री बीजेपी का है, अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं। अब आप मेरे को बताइए, कोई भी राज्य में कोई अनधिकृत प्रवेश करेगा, अभी यहाँ से ही कोई करेगा, तो उसको रोकने वाली पुलिस राज्य सरकार की। पटवारी जो होता है कि भैया ये आदमी, फलाना आदमी यहाँ रिपोर्ट करने वाला पटवारी, उसका आधार कार्ड, उसका मतदाता कार्ड सब जिले से ही बनना है। हाँ बिल्कुल, फिर व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। तो फिर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और आप SIR को लेके अगर आशाविंत हैं तो ईश्वर चाहेगा तो हम फिर मिलेंगे अगले कुछ महीने बाद, जब प्रदेश का चुनाव होगा, तब हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि SIR को लेके क्या हुआ है करके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ बिल्कुल अंतिम दौर की ओर ले जाना चाहते हैं कि जो युवा अब हैं, अब उत्तराखंड के मौजूदा प्रारूप से आप भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। और जो जितने लोगों से अभी तक मेरी वार्ता हो पाई है हलफनामा के इस उसमें, तो मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो। वो किसी भी दल के प्रति अपना मानसिकता रखता, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि नया प्रदेश को एक स्वरूप देने के लिए हम जो नई, क्योंकि देखिए अब तो आप और हम तो मुझे नहीं लगता है कि इस लायक रहे कि हम एक नया आंदोलन खड़ा कर सकें, जो मेरी समझ कहती है। क्योंकि हम, आप कह लें कि भ्रष्ट हो गए, या हम शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, या हमने अपने आप को रिटायर घोषित कर लिया आंदोलनों से, सामूहिक आंदोलन से, तो हमने एक बड़ा मौका छोड़ा है। तो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात? एक बात जो आपने शुरू में कही, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन संतुष्ट हूँ। लेकिन अभी बहुत सी मैं चीज़ें सोचता हूँ कि होनी चाहिए, जो नहीं हुई और जिस दिशा में हम नहीं चल पा रहे। दूसरी बात, हमारी वाली पीढ़ी जो थी जी, उसका राजनीतिक और सामाजिक सरोकार बहुत ज़्यादा था जी, बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा था। ज़मीन से भी जुड़ाव, अपने स्थानीय उससे भी जुड़ाव। बिल्कुल। नई वाली पीढ़ी, मैं अपने ही घर में अपने बच्चों को भी देखता हूँ, अपने बेटों को देखता हूँ, उनको हम ये सरोकार से जोड़ ही नहीं पाए। उनके दिमाग में उत्तराखंड या वो कुछ नहीं है, उनके दिमाग में सिर्फ ये है कि हम किसी तरीके से ठीक ठाक अपना वो करके, मतलब उत्तराखंड का तो मैं समझता हूँ हर लड़का हर लड़की विदेश में बसने को तैयार हो रहे हैं, मौका मिले तो। और बहुत से चले भी गए। कोई परिवार यहाँ ऐसा नहीं बचा है जिसका बच्चा या तो विदेश में है या बड़े शहर में है, MNC में कहीं नौकरी करते हुए। अब यहाँ की जो पीढ़ी है उसको पता नहीं, अब हम, क्योंकि आपने कहा ना डिस्टेंस इतना हो गया, पीढ़ी का फ़र्क हो गया। अब मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चिंता, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। तो छात्र नेता जो कई बार कहते हैं प्रेशर ग्रुप का काम करता था, पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द है प्रेशर ग्रुप, तो प्रेशर ग्रुप का ही काम करता था। कई बार अंकुश निकालता था, मतलब कई काम सरकार जो थोपना चाहती थी वो भी छात्र राजनीति के कारण रोके गए, और कई ऐसे काम जो जरूरी थे और सरकार नहीं करना चाह रही थी वो छात्रों ने ही उनको कराए गए, और बड़ी क्रांतियां भी हुई हैं। यही नहीं, कई देशों में छात्रों ने क्रांति करके मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तक चेंज करा है। बिल्कुल। लेकिन अब पता नहीं क्या इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं लोग। मैंने कहा ना कि अब आदमी ये नहीं सोचता कि गैस सबको मिले, अब आदमी सोचता है मेरे सिलेंडर का किसी तरह जुगाड़ हो जाए, मेरे घर में रोटी पक जाए। तो ये सोच में जो बदलाव आया है, तो ये ठीक स्थिति नहीं है। मैं तो युवा पीढ़ी से यही वो कहूँगा कि सामूहिक सोच जो है सामूहिक हो, और अपनी सोच भी इतनी विस्तृत हो कि हम उसमें सबको, सारी चीज़ों को कलेक्टिवली सोचें
और उसमें कोई समाधान निकालें, क्योंकि नए लोग ही नई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जो आपने बात कही कि हम आउटडेटेड हो गए, वाकई आउटडेटेड हो गए कई। और इस दौर में इतनी तेज़ी से बदलाव आया है, बहुत सी चीज़ें हमने अपने पिताजी से सीखी, आपने भी बहुत सी चीज़ें अपने पिताजी से सीखी होंगी, बिल्कुल। लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम पिता के रूप में कुछ चीज़ नहीं सिखा सकते। हम ही उनसे सीख रहे हैं। हम उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि उनके प्रश्न ऐसे हैं, उनके जवाब हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। हमारे पिता के पास हमारे प्रश्नों के जवाब थे, लेकिन इतना तेज़ी से बदलाव हुआ है, इतनी तेज़ी से बदलाव हुआ है कि उनके प्रश्न हम समझ ही नहीं सकते, उत्तर तो अलग रहा, इसलिए वो हमसे प्रश्न नहीं करते हैं। बिल्कुल। वो खुद खोजते हैं, और हमें कहीं दिक्कत आती है तो हम उनसे पूछते हैं। बिल्कुल। तो अब वो पीढ़ी को खुद सोचना है, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें वो अपना सामाजिक सरोकार को भी विषय बना के रखे, क्योंकि उत्तराखंड जो है बहुत लोगों की बलिदान से, शहादत से, और मुजफ्फरनगर का कांड तो इतना लोमहर्षक है कि क्या कहा जाए, शर्मनाक। उससे ये राज्य बना है, भावी पीढ़ी को ये समझना चाहिए। इतने बलिदानों से राज्य बना, तो इसका विकास ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो हमारा नाम इतिहास में भी नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है। धन्यवाद।